हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं विभो दुबे। जैसा कि हम आप लोगों से पहले भी कहे थे कि जल्द ही हम आप लोगों के लिए आप सबके सेकंड पार्ट का वीडियोस जल्द ही लेके आप लोगों के बीच आएंगे। तो आप लोगों का टाइम ज़्यादा न लेते हुए मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग जो पढ़े थे उसी के आगे फर्स्ट पार्ट जो कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। अब हम सेकंड पार्ट आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे इलास्टिसिटी से। चलिए थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं कि हमने पीछे क्या पढ़ा था, कैसे क्या समझा था, उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखो, जैसा कि हम लोग इसके जस्ट पहले बॉडी की रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में हमने पढ़ा था। देखिए, चलिए हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। स्टार्ट जो हम लोग स्टार्ट में किए थे, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्रांसलेटरी मोशन। मीन्स स्थानांतरीय गति। हमने सर्कुलर मोशन भी पढ़ा था। क्या होता है वृत्तीय गति। ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में आप फेमिलियर हो, जानते हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी सरल रेखा में गति करती है, एक सीधी सरल रेखा में चलती है, तो उसे हम कहते हैं कि ये ट्रांसलेटरी मोशन है। इसी को हम रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर सड़क पे कोई कार चल रही है, तो एक सीधी सड़क पे कोई कार चलती है तो वो स्थानांतरी गति करती है। स्थानांतरी गति का सेंस आप जानते हो कि वह वस्तु अपने सराउंड के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन पाथ पे अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन के बारे में भी आप फैमिलियर हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई बॉडी हो, सर्कुलर पाथ पे अगर मूव कर रहा हो, हम इसके बारे में और भी डिटेल्स में समझ चुके हैं। जैसा कि हम जानते थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ एक नियत दूरी पर गति करता हो, तो उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। चलिए, ये सब तो हम लोग फर्स्ट वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके थे। आज हम, जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किए थे कि हम आपके सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, सेकंड पार्ट को पढ़ाएंगे। तो सेकंड पार्ट के बारे में हम डिस्कस करने से पहले बस ये थोड़ा सा आपको रिकॉल कराना चाहते थे कि अगर बॉडीज की मोशन होती है, पार्टिकल्स की मोशन होती है, तो वो कैसे क्या होती है। तो हम ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में, सर्कुलर मोशन के बारे में जानते हैं, एवं पढ़े हैं। ठीक है। एक चीज और जानिए आप कि ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन के लिए हम जिस तरह के ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते थे, वो रिजिड बॉडी था। उसमें हम उस पार्ट में जो भी ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते थे, समझते थे, वो हमारा क्या था, रिजिड बॉडी था। चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि रिजिड बॉडी होता क्या है। रिजिड बॉडी, इसको हम बोलते हैं दृढ़ पिंड। ठीक है। अगर हम दृढ़ पिंड की बात करें, तो दृढ़ पिंड ऐसा पिंड होता है कि अगर इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे इस तरह के ऑब्जेक्ट की शेप और साइज में कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलता है। मतलब कि ये ऐसे पिंड होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं कि जब हम इस पे बाह्य बल लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स देते हैं, तो बॉडी की शेप एंड साइज में चेंजिंग नहीं आती है। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिकली कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्टली रिजिड नहीं है। हम रिजिड के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं कि आयरन, स्टील, लेकिन आयरन स्टील पे भी अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें भी चेंजिंग आती है, वो चेंज करता है। वैसे अगर हम रिजिड बॉडी की बात करें कि अगर हमें डिफाइन करना हो कि रिजिड बॉडी वाकई में क्या होती है, तो रिजिड बॉडी के लिए हम ये कहेंगे कि बॉडी के जो इंटरनल पार्टिकल्स हैं, वो अपनी रिस्पेक्टिव
पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं, मतलब पार्टिकल की जो सापेक्षिक स्थिति होती है, सापेक्षिक स्थिति परिवर्तित नहीं होती है। चलिए एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं कि अगर हम एक आयरन की बात करते हैं, आयरन पे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जो आयरन के पार्टिकल्स होते हैं, आयरन के पार्टिकल्स की जो इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग होती है, एटम्स कह लें, मॉलिक्यूल्स कह लें, बातें तो व्हाटएवर आप जो समझना चाहें समझ सकते हैं कि चाहे एटम हो या मॉलिक्यूल हो, तो मॉलिक्यूल या एटम के बीच का जो स्पेसिंग होती है वो बहुत करीब होती है, एकदम पास पास होती है। जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। तो रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिस बॉडी में हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, बट उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण बॉडी की शेप एंड साइज चेंज नहीं होती है। बट वेट, एक बात आप क्लियरली जानते रहिए कि इस यूनिवर्स में ऐसी कोई रिजिड बॉडी नहीं है, प्रैक्टिकली कोई भी रिजिड बॉडी नहीं है जिसको हम ये कह सकते हैं कि परफेक्टली रिजिड बॉडी है। और इसमें बहुत सारे ये रिजिड बॉडी की बात अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज के बारे में अगर बात करें, तो ऐसी भी बॉडीज हैं जिसपे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए, तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पे बॉडी की शेप एंड साइज चेंज हो जाएगी। तो हम इस चैप्टर में इसी तरह के ऑब्जेक्ट के बारे में, मैटर के इसी तरह के, सॉलिड के इसी तरह के प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। हमारा चैप्टर इलास्टिसिटी है, जिसे आप प्रत्यास्थता के नाम से जानते हो। तो जब हम बॉडीज की बात करते हैं, तो बॉडीज में एक टाइप का बॉडीज रिजिड बॉडी होती है। हम दूसरी बात करने जा रहे हैं जो कि सॉलिड का टाइप ही हो सकता है, सॉलिड के टाइप्स भी हम उसे कह लेंगे। जैसे हम बात करने जाए इलास्टिक बॉडी, इसे हम बोलते हैं क्या, प्रत्यास्थ पिंड। और बॉडी की जो प्रॉपर्टी होती है, इस तरह के मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है, उनको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो पहले हम बॉडीज के बारे में बात करते हैं एंड उसकी प्रॉपर्टी जिसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए, जैसे अगर हम बात करें कि ऐसे बॉडीज होते हैं जिस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए और बॉडी की शेप एंड साइज चेंज हो जाए, और जब हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर ले तो बॉडी रिगेन कर ले अपनी शेप एंड साइज को, मतलब अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट जाए। तो ऐसे जो बॉडीज होते हैं, उन बॉडीज को हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। और मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे आपको कि क्या होता है। जैसे कि ऐसे बहुत सारे बॉडीज हैं जिन बॉडीज पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए तो बॉडीज की शेप एंड साइज चेंज हो जाएगी। लेकिन जब हम बॉडीज पे अप्लाई हुआ एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर लेते हैं, हटा लेते हैं, तो बॉडी अपनी वर्जिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर लेती है, अर्थात पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेती है। तो इस तरह के बॉडीज को हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडी, प्रत्यास्थ पिंड। और बॉडीज के इस तरह और जो ये प्रॉपर्टी होती है बॉडीज की, उसे हम बोलते हैं क्या, प्रत्यास्थता। ठीक है। और एक तरह की और बॉडीज की हम बात कर सकते हैं, हालांकि अभी उस पर हम थोड़ा सा रुक के चलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं कि इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ देखें, हाँ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ भी हम देख सकते हैं कि जैसे हम इसके लिए बात करें तो हमारा क्या हो सकता है, आयरन, स्टील भी हो सकता है। और ये है रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी का एग्जाम्पल ये है। और हम इलास्टिक बॉडी के एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं कि इलास्टिक बॉडी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। यू नो, स्प्रिंग, स्प्रिंग की बात करते हैं। ठीक। अब स्प्रिंग इलास्टिक बॉडी है तो कैसे है, ये इलास्टिक बिहेवियर कैसे रखता है,
बिहाइंड ऑफ फिजिक्स क्या है, पहले हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। फिर हम आगे की बात करेंगे कि इलास्टिक बॉडी के बाद एक प्लास्टिक बॉडी होती है, जिसे इन इलास्टिक बॉडी के नाम से भी जानते हैं। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम इसको। माना कि ये हमने एक मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्प्रिंग लिया। ये है छोटा सा स्प्रिंग स्प्रिंग और मैंने इसको, इसके अपर एंड को, अपर सरफेस को हमने कहीं हैंग कर दिया या कहीं फिक्स कर दिया। फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसी स्प्रिंग पे हमने साइड में यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे हमने फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स। जब ये एक्सटर्नल फोर्स इस स्प्रिंग को दिया जाएगा तो ये स्प्रिंग जो है थोड़ी सी इलॉन्ग्ड कर जाएगी, थोड़ी सी इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। जब इसकी लेंथ बढ़ जाएगी तो इसकी लेंथ क्यों बढ़ गई, ये किस तरह का बॉडी है, इसकी लेंथ में इलॉन्गेशन प्रोड्यूस हुई तो क्यों प्रोड्यूस हुई, इसके बारे में हम समझते हैं। इसके बिहाइंड फिजिक्स के बारे में हम चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि आप समझ सकते हैं कि अगर मैं यहां तक की बातें करूं तो इसका, अगर मैं वर्जिनल लेंथ की बात करूं तो इसका वर्जिनल लेंथ कुछ इतना ही था, लेकिन अभी आप क्या देख रहे हो, इसकी लेंथ में ये चेंज आई है। मैं इसे स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये मान लिया इसकी लेंथ में इतनी चेंज आई। ये लेंथ में इतनी चेंज क्यों आई है, इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, इसके पीछे की फिजिक्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। हम अगर इस स्प्रिंग को ऐसा माने कि ये स्प्रिंग एक बार जैसा है, और इस बार जैसे स्प्रिंग की अगर मैं बात करूं तो मैं मान लूं कि इस स्प्रिंग में ये जो इसके मॉलिक्यूल्स थे, ये इसके पहले वाले मॉलिक्यूल्स थे। जब हमने स्प्रिंग पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है, हमने कोई डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लगाया है, लेकिन जब हम इस वाले बार पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स कि अगर मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा तो इसमें इलोंगेशन प्रोड्यूस होगी। तो जब इसमें इलोंगेशन प्रोड्यूस होगी तो मैंने मान लिया कि इसकी लेंथ इलोंग कर गई, इसकी लेंथ इतनी इलोंग कर गई। तो इसके जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स है, एटम्स कह सकता हूँ, मॉलिक्यूल्स कह सकता हूँ, व्हाटएवर आप समझ सकते हो कि मॉलिक्यूल्स एटम हो सकता है। तो जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, इनके मॉलिक्यूल्स में भी स्पेस जो होगी वो थोड़ी बढ़ेगी, ये स्पेसिंग जो होगी वो बढ़ेगी, ये स्पेसिंग बढ़ेगी। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स के या एटम के बीच में स्पेस क्यों आई है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है। ओके, जब हम एक्सटर्नल फोर्स को यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये रिगेन करना चाहेगी अपने शेप एंड साइज को। क्यों रिगेन करना चाहेगी अपने शेप एंड साइज को, इसलिए रिगेन करना चाहेगी कि इनके जो एटम्स या इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके एटम और मॉलिक्यूल्स दूसरे एटम या मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करना चाहेगा। और जब ये अट्रैक्ट करना चाहेगा तो ये अट्रैक्ट करके खींच के इसके वर्जिनल शेप एंड साइज में लाने का पूरा प्रयत्न करेगी, पूरी कोशिश करेगी। तो ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में एलोंगेशन क्यों आई थी, बाय द डिफॉर्मिंग फोर्स, बाय द एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल के कारण। और जब ये हटेगी तो ये अपनी शेप एंड साइज को रिगेन क्यों कर लेगा, क्योंकि इसकी इंटरनल मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो होंगे, वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं। मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रांग होती है, वो खींच के अपने वर्जिनल शेप एंड साइज में लाने की पूरी कोशिश करता है, इसलिए ये फिर से अपनी वर्जिनल स्टेट में पहुंच जाता है। इसके पीछे का यही फिजिक्स था। ठीक है, और हम अगर बात करें कि एक तरह की और बॉडीज की बात करते हैं, वो कौन सी होती है, उसे हम प्लास्टिक बॉडी या इनइलास्टिक बॉडीज के नाम से जानते हैं। प्लास्टिक बॉडी क्या होती है उसको भी हम समझते हैं कि प्लास्टिक बॉडी क्या होती है। चलिए प्लास्टिक बॉडी के बारे में समझते हैं कि प्लास्टिक बॉडी क्या होती है। प्लास्टिक बॉडी के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसे भी बॉडी होते हैं, ऐसे बॉडीज होते हैं कि जिसपे एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाए तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, उस बाह्य बल की वजह से उस बॉडी की शेप एंड साइज चेंज हो जाए। और जब हम उस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, हटा लेते हैं, तो बॉडी रिगेन नहीं कर पाती है अपने शेप एंड साइज को। मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो प्रॉपरली उसी स्टेट में चले जाते हैं
डिफ़ॉर्म हो जाते हैं प्रॉपरली और अपनी ओरिजिनल स्टेट में रिगेन नहीं कर पाते हैं, वापस नहीं आ पाते हैं। जैसे हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ कि पुट्टी, या फिर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये भी कह सकते हैं जैसे गूँथा हुआ आटा होता है। अगर मैं मान लूँ कि ये आपका कोई, मान लिया, कंसिडर कर सकते हैं हम ऐसा, कि अगर मैं मान लिया कि ये हमारा गूँथा हुआ आटा है, ठीक है? अगर हम इस गूँथे हुए आटे पे एक्सटर्नल फ़ोर्स लगाएँ, मीन्स एक्सटर्नल फ़ोर्स मैंने लगा दिया यहाँ पे। जब एक्सटर्नल फ़ोर्स मैं इस गूँथे हुए आटे पे लगाऊँगा, तो इसकी जो शेप एंड साइज़ है, वो शेप एंड साइज़ क्या हो जाएगी? शेप जो होगी वो चेंज हो जाएगी। तो जब मैं इस जो डिफ़ॉर्मिंग फ़ोर्स मैंने लगा रखा है, अगर मैं इस डिफ़ॉर्मिंग फ़ोर्स को रिमूव करूँगा, विथड्रॉ कर लूँगा, मतलब जो हमने फ़ोर्स लगाया था वो फ़ोर्स मैंने हटा लिया। हटा लेने के बाद भी हमने क्या देखा कि जो बॉडी डिफ़ॉर्म कर गई थी, शेप एंड साइज़ जो चेंज हो चुका था, वो शेप एंड साइज़ अभी भी चेंज्ड ही है। तो इस तरह की बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं, ठीक है? और इस तरह के बॉडीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा पहला वीडियो था यूट्यूब पे। आप लोग चाहते थे कि मैं आपको सेकंड पार्ट यहाँ पढ़ाऊँ, तो मैंने आज बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे छोटा-सा वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने सिर्फ़ टाइप ऑफ बॉडीज़ के बारे में डिस्कस किया है कि रिजिड बॉडी क्या होती है, इलास्टिक बॉडी क्या होती है, प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, इलास्टिक बॉडी इलास्टिसिटी के पीछे का फिज़िक्स क्या था, वो क्यों रीगेन कर पाती है अपनी शेप एंड साइज़ को। तो अब हम कल एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसे स्ट्रेस और स्ट्रेन कहते हैं। हालाँकि एक छोटी-सी बात और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये जो सबसे पहले इलास्टिक प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया था, इलास्टिक प्रॉपर्टी के बारे में सबसे पहले स्टडी किया था मिस्टर रॉबर्ट हुक ने, इंग्लैंड के फिज़िस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले इलास्टिक प्रॉपर्टी इलास्टिक मटेरियल के बारे में डिस्कस किया था। उन्होंने सबसे पहले स्प्रिंग पे एक्सपेरिमेंट किया था और चीज़ों को बताया था। बाद में उनका बहुत फेमस लॉज़ आया, जिसको हम हुक्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पहले हम जानना चाहेंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होती है, उसके पीछे का फिज़िक्स क्या है, वो स्ट्रेस और स्ट्रेन किस तरह से हुक्स लॉ में पार्टिसिपेशन लेके आता है, कि हम बिना स्ट्रेस या स्ट्रेन के नहीं समझ सकते हुक्स लॉ को। तो काफ़ी इंटरेस्ट के साथ हम फिज़िक्स को पढ़ेंगे। भरोसा कीजिए, उम्मीद रखिए कि फिज़िक्स आपको बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा और आप खुद ब खुद महसूस कर पाओगे कि हाँ, ये फिज़िक्स का वाक़ई में अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है और आपको वो सब सीखने को मिलेगा जो आप चाहते हो हमसे। थैंक यू।